हाँ जी, चलिए देखिए मैं करा देता हूँ आगे रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। आज की प्रॉब्लम है, इसको सही कर लेंगे, थोड़ा आज नेट की प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ये आज का, कल हम इसी क्वेश्चन पर थे। आपसे पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय, ये लिखा हुआ है, इससे जो फिगर बनेगा उसका एरिया बताना है। अब इससे क्या बनेगा, इससे चार स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। एक बार आप मॉड एक्स को खोल के प्लस लिखेंगे, मॉड वाई को प्लस लिखेंगे, एक बार मॉड एक्स माइनस भी होगा, वाई प्लस होगा, एक्स माइनस वाई माइनस, और एक बार एक्स माइनस वाई प्लस होगा। ये चार स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। ये लाइंस अगर प्लॉट करोगे तो ऐसी बनेंगी ये कुछ, ठीक है। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन जो है ये वाली है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। बेसिकली इसको मैं बोल देता हूं ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4। तो ये L3 है, देखो L3, लाइन 3 जो है ना वो ये है। अच्छा, ये सारी लाइन में क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, y0 रखा तो c अपॉन a पर। ये सबको पता है कि लाइन 2 पॉइंट से 2 पॉइंट लाइन पे आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे y को 0 रखा तो x का वैल्यू c अपॉन a आ जाता है, और x को 0 रखा इसमें तो y का वैल्यू c अपॉन b आ जाता है। अच्छा, ये वाली लाइन जो है इस पर क्या x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, लेकिन लाइन पे ये डिस्टेंसेस उतनी रहेंगी। तो ये चार इक्वल ट्रायंगल्स बन गए। अगर मुझे इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, ये शेडेड रीजन का, तो मुझे एक ट्रायंगल का निकाल के उसको 4 टाइम्स कर देना चाहिए। तो 4 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया। अब ये ट्रायंगल कैसा है, ये वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस। बेस कितना है c अपॉन a, और परपेंडिकुलर कितना है इसका c अपॉन b। तो ये बनेगा 2c² अपॉन ab, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चार लाइंस बनेंगी, इनको आप प्लॉट करके देख लेना एक बार। प्लॉट वैसे तो मैं बता ही रहा हूं, जैसे ये वाली तीसरी वाली लाइन x को 0 रखा तो y आया c अपॉन b, तो 0, c अपॉन b, और y को 0 रखा तो x आया c अपॉन a, ये वाली हो गई। ऐसे इसमें इस वाली में देखो, इस वाली इक्वेशन में x को 0 रखोगे y आएगा माइनस c अपॉन b, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा माइनस c अपॉन b। और y 0 रखोगे इसमें तो x कितना आएगा माइनस का c अपॉन a, ये माइनस c अपॉन a। तो डिस्टेंस तो वही है ना, ये वाली डिस्टेंस c अपॉन a है, ये c अपॉन b है। तो बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया, सब चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। तो मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 4 टाइम्स कर दिया, तो 2c² अपॉन ab। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं कि अ पॉइंट P सेलेक्टेड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि अ पॉइंट P सेलेक्टेड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट P सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है हमसे। तो एक पॉइंट P सेलेक्ट किया मैंने यहां पर, ये पॉइंट P है। अब बोले इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन 2 साइड्स फ्रॉम P से साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सारी साइड्स पर, ये P है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन तीनों परपेंडिकुलर्स का सम दे रखा है। सपोज ये परपेंडिकुलर की लेंथ P1 है, सपोज इसकी लेंथ P2 है, और सपोज इसकी लेंथ P3 है। तो आपको क्या दे रखा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 का वैल्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2015। एक बार फिर देख लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और इसमें एक पॉइंट है P, कोई पॉइंट, एनी पॉइंट,
अंदर है ट्रायंगल के एक पॉइंट, उस पॉइंट P से तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ P1, P2 और P3 दे रखी है, मान ली मैंने, दे नहीं रखी, इनका सम क्या दे रखा है 2015। तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए देन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2015 की वैल्यू क्या आएगी। अब ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा, देखिए मैं दिखा देता हूं, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये होगा, ये ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड समझ रहे हो, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर। तो ये मैंने मान लिया AD, तो हमें AD अपॉन 2015 की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये इंटीजर टाइप कोई इंटीजर में आंसर आएगा, AD अपॉन 2015 का वैल्यू। अब एक चीज देखिए आप कि ये P1 प्लस P2 प्लस P3 2015 है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से तीनों वर्टिसेस को मिला दिया, ये पॉइंट P था, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। अब एक ट्रायंगल बन गया PBC। तो ट्रायंगल PBC का एरिया कितना होगा, ये होगा 1/2 बेस कितना है इसका BC, और परपेंडिकुलर कितना है ये P1। अच्छा, BC और AB और AC तीनों की लेंथ इक्वल होगी, और कितनी होगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको मैंने x सेलेक्ट कर लिया। तो PBC का एरिया हो गया हाफ x इंटू P1। ऐसे मैंने ट्रायंगल PAB का एरिया निकाला, एरिया ट्रायंगल PAB कितना होगा, ये होगा 1/2 बेस। अब PAB का बेस कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है P2। अब AB भी x है, तो 1/2 x इंटू P2। ऐसे मैंने ट्रायंगल APC का एरिया निकाला। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये भी बताऊंगा आपको। ये सिमिलरली क्या बन जाएगा 1/2 x इंटू P3। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन तीनों ट्रायंगल को मिला के पूरा ट्रायंगल बनेगा, और पूरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही हमसे पूछ रहा है। देखो AD एल्टीट्यूड है, आपको AD अपॉन 2015 का वैल्यू चाहिए। तो बड़े इस कंप्लीट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है उसका वैल्यू हमें बेसिकली निकालना है, तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया चाहिए। और ये तीन एल्टीट्यूड हमें तीनों साइड्स पे दे रखे हैं, इस पे भी एल्टीट्यूड, इस पे भी, इस पे भी। तो क्यों ना इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दूं तो बड़े ट्रायंगल का एरिया जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं इसमें, अब मैं इसको बोल देता हूं कि देखिए एरिया ट्रायंगल PBC प्लस ट्रायंगल PAB प्लस ट्रायंगल PAC इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल ABC। अब PBC का एरिया क्या है 1/2 x इंटू P1, दूसरे वाले का 1/2 x इंटू P2, तीसरे वाले का 1/2 x इंटू P3 इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC का एरिया। अब ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इसका भी x है, और परपेंडिकुलर कितना AD। अब बच्चों 1/2 x तो कट जाएगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बचेगा इधर, और वो किसके इक्वल आ गया AD के। तो AD की वैल्यू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गई, और वो कितना दे रखा है बच्चों आपको 2015। तो इसकी वैल्यू हो गई 2015 AD की वैल्यू। तो AD अपॉन 2015 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो तीन ट्रायंगल्स में हमने इसको कन्वर्ट करके फिर एरिया निकाल दिया। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। सेंटर्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल का मतलब क्या है, देखिए किसी भी ट्रायंगल में बच्चों तीन सेंटर्स होंगे। कोई भी एक ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूं तो ट्रायंगल में ये 5 सेंटर्स होंगे। सेंटर्स का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए आप, ये टोटल 5 चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं सेंटर्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC है, इसके ये सेंटर्स हैं। सेंटर्स कैसे, ट्रायंगल का सेंटर का मतलब क्या है, सर्कल का सेंटर तो पढ़ा है हमने, ट्रायंगल के सेंटर का मतलब क्या है चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए ये 5 है, पांचों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें सेंट्रॉइड आता है।
भाई सेंट्रॉइड, दूसरा सर्कम सेंटर, फिर इन सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर, फिर एक्स सेंटर, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले इन सेंटर से पहले एक चीज समझ लीजिए, ट्रायंगल में ये चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी ट्रायंगल के अंदर? हमसे अगर हम देखें तो एक तो मीडियन वर्ड यूज करेगा ट्रायंगल में, मीडियन ऑफ साइड, मीडियन, मीडियंस। एक हमसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ऐसा कुछ बोलेगा, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले इनको जान लेते हैं। ये अगर हमने जान लिए तो ये सेंटर सारे समझ आ जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। एक होता है इसमें एंगल बाइसेक्टर, एक होता है इसमें एल्टीट्यूड्स, भाई हिंदी में भी अगर मैं बात करूं तो इनको माध्यिकाएं बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का मतलब होगा भुजा का लंब अर्धक, त्रिभुज की भुजा का लंब अर्धक। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण का आधा अर्धक। एल्टीट्यूड का मतलब लंब, जो हम शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। और एक पहले इन चार चीजों को पढ़ेंगे। इन चार चीजों से ये चार चीजें बनेंगी। कैसे? समझ लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मीडियंस पे आ जाते हैं बच्चों। मीडियंस क्या होती है किसी भी ट्रायंगल में, पहले इसको जान लेते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए मीडियंस क्या है किसी भी ट्रायंगल में। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से, ये वाला वर्टेक्स चूज किया, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए। भाई डी जो है मिड पॉइंट है, मतलब बीडी और डीसी बराबर है। ये डी ऐसा पॉइंट है कि बीडी और डीसी बराबर है। अगर मैं ए से डी को मिला दूं तो कुछ ऐसी ये लाइन बनेगी। ए से डी को मिलाया तो इस एडी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। तो मीडियन तीन हो जाएंगे ना। देखो अब ऐसे मैं यहां से ड्रॉ कर लूं, यहां से मिड पॉइंट मिला दूं इसका, और ऐसे एक मीडियन यहां से ड्रॉ कर दूं, ये। तो इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट को ई, इसको बोल रहा हूं एफ। यहां पर ये सीई और एई इक्वल हैं, तो ई मिड पॉइंट हो गया। यहां पर बी एफ और ए एफ इक्वल है। तो ये तीन मीडियंस हो गई ट्रायंगल की। ये तीनों क्या है? मीडियंस है ट्रायंगल की। तो मीडियन का मतलब क्या हो गया? मीडियन बेसिकली क्या हो गई? ये हो गई लाइन सेगमेंट। ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किस किस से बन रहा है? ज्वाइनिंग। किस किस को ज्वाइन करके बन रहा है? वर्टेक्स। वर्टेक्स को शीर्ष को, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, मतलब ये वाला पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। अगर आप किसी भी वर्टेक्स को पकड़िए और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दीजिए तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको मीडियन बोलेंगे। तो तीन हो सकते हैं, तीनों वर्टेक्स से। ए से मीडियन बनाई, बी से बनाई, सी से बनाई, तो ये तीनों इनको क्या बोलेंगे? मीडियन। अच्छा, ये तीनों बच्चों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। तीनों एक ही पॉइंट पे मिलती है, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन भी साथ साथ आ गई कि भाई सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया, क्या हो गया? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रॉइड बोलेंगे। तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक है। तो माध्यिकाएं समझ गए आप क्या होती हैं, मीडियन समझ गए क्या होती है, और मीडियन से क्या बनता है? जहां मीडियंस काटती है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रॉइड बोलते हैं। याद रखना, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होंगे, एक जगह मीट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए साथ साथ आप समझते चलिए कि सेंट्रॉइड जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है। वो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो समझ लीजिए। देखिए आप, इधर लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टीज, ये तो समझ आई गया आपको। प्रॉपर्टीज क्या क्या? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को, सेंट्रॉइड ये वाला पॉइंट, इस मीडियन को
2:1 में डिवाइड करता है, वर्टेक्स की तरफ से 2 और साइड की तरफ से 1। मतलब अगर जी सेंट्रॉइड है तो AG वर्टेक्स से जी की दूरी और वर्टेक्स से जी से साइड की दूरी, AG और GD का रेशो कितना होगा, 2:1। ये याद रखना है आपको। या इधर से देखो तो ये वाली मीडियन है, इस मीडियन को ये G 2:1 में डिवाइड करेगा, तो वर्टेक्स से G की दूरी और G से सामने वाली साइड की दूरी GE, इसका रेशो 2:1 होगा। और इधर से भी देखो CG और GF, CG और GF का रेशो भी कितना होगा, 2:1। तो ये एक रिजल्ट है कि जो मीडियन है वो सेंट्रॉइड पर 2:1 में डिवाइड होती है, या सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, वर्टेक्स की तरफ से 2 और साइड की तरफ से 1। देखो शीर्ष की तरफ से 2 और साइड की तरफ से 1, वर्टेक्स की तरफ से 2 साइड की तरफ 1, वर्टेक्स की तरफ 2 साइड की तरफ 1। ये रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है। अब ये रिजल्ट के बाद हमें ये भी जानना है कि हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। हम देखिए ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। एक तो हम पढ़ेंगे इनका मीनिंग क्या है कि सेंट्रॉइड होता क्या है, कैसे बनाओगे आप सेंट्रॉइड, और दूसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें सेंट्रॉइड के, सरकम सेंटर के, इन सेंटर के, ऑर्थो सेंटर के और एक्स सेंटर के। ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, ये तो हमें प्रॉपर्टी समझ आ गई कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये कैसे निकालें हम, तो बड़ा सिंपल है इसको निकालने का तरीका। देखिए अगर हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये x1 y1 दिया हुआ है, ये वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए हुए हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स x3 y3 दिए हैं। तो जो सेंट्रॉइड है जी, इसका कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे, तीनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 3, और तीनों y को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 3। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, सेंट्रॉइड के। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मीडियंस क्या होती है पहले ये पढ़ा, फिर मीडियंस, 3 मीडियंस होंगी, तीनों कहां मीट करेंगी, सेंट्रॉइड पर। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, वर्टेक्स की तरफ से 2 और साइड की तरफ से 1, तीनों मीडियंस को ऐसे डिवाइड करता है। फिर हमने पढ़ा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बच्चों। डी चूंकि मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल कर, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 + x3/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। और फिर देखिए ये 2 है, ये 1 है, 2:1 हो गया, ये पता है, ये पता है, 2:1 से ये निकालोगे तो एग्जैक्टली ये आएगा। हालांकि हमें प्रूव नहीं करना है, हमें तो बस ये जानना है कि सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या है ये समझ आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रॉइड समझ आ गया होगा आपको कि सेंट्रॉइड क्या होता है, कोऑर्डिनेट ये होते हैं सेंट्रॉइड के। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स भी आप साथ साथ समझ लीजिए। वो रिजल्ट्स क्या क्या है, देखो वो रिजल्ट हैं, पहला रिजल्ट है कि जो सेंट्रॉइड है, एक तो ये आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा ऐसे निकाल लोगे। एक रिजल्ट ये है कि अगर आप ट्रायंगल में क्या कीजिए, कोई ट्रायंगल आपने बनाया और फिर आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी एक ट्रायंगल बना दिया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, मतलब ये ट्रायंगल ABC था और आपने मिड पॉइंट्स क्या क्या थे, D, E और F, D, E, F को मिला के भी एक ट्रायंगल बना दिया। तो इस DEF का सेंट्रॉइड वही होगा जो ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड होगा। मतलब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF कोइंसाइड का मतलब इसी के ऊपर आएगा, कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो मिड पॉइंट्स को मिला के एक नया ट्रायंगल बना, उसका सेंट्रॉइड भी वही होगा जो मेन ट्रायंगल का है। अब आपका मन कर रहा है एक बार फिर इसके भी मिड पॉइंट्स को मिला के एक ट्रायंगल बना दो, तो इनको मिला के भी एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल का नाम आपने कुछ और रख दिया, PQR रख दिया। तो PQR का सेंट्रॉइड भी वही होगा जो ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड। तो आप मिड पॉइंट्स को मिला मिला के कितने भी ट्रायंगल बना लीजिए, सबका सेंट्रॉइड वही आएगा जो मेन ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है।
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बात और है इसमें, एक रिजल्ट और है। आप देख रहे हैं ये सेंट्रॉइड जी था, अब जी से आपने वर्टिसेस को मिला दिया तो 3 ट्रायंगल बन गए, जीबीसी, ट्रायंगल जीएसी, ट्रायंगल जीबीसी, जीएबी। ये तीनों ट्रायंगल जो हैं इनके एरिया भी इक्वल होंगे। इसका एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का, जिसको शेड कर रहा हूं, इसका एरिया और इसको शेड किया इसका एरिया, और जो तीसरा बचा, तीनों का एरिया इक्वल होगा और ट्रायंगल एबीसी का 1/3 हो जाएगा। भाई ये ए तो टोटल कितना हो गया 3a, टोटल 3a और ये a, तो ये 1/3 ही तो हो गया। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो मीडियन के बारे में, सॉरी सेंट्रॉइड के बारे में मैंने बता दिया, एक बार फिर देख लेते हैं मीडियन क्या होता है। बार बार बोल रहा हूं, इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी। मीडियन क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दो, तो जो लाइन सेगमेंट बना इसको मीडियन बोलते हैं। यहां से आपने इसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, देखो ये मिड पॉइंट है, नहीं है, बी एफ और ए एफ इक्वल दे रखे, तो ये जो लाइन सी एफ है ये मीडियन है। बी से आपने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, दोनों इक्वल है, तो ये सीई जो है, बीई जो है, ये मीडियन है। और तीनों मीडियन एक ही जगह मीट करते हैं, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड की खास प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1, 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। और अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तीनों x को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 3, तीनों y को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 3। एक इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया कि अगर आप ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के एक नया ट्रायंगल बनाते हैं, तो जो नया ट्रायंगल बना DEF, इसका सेंट्रॉइड और ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड एक ही जगह होगा। फिर आपने मिड पॉइंट्स मिला दिए, जो छोटा ट्रायंगल बना उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड भी वही होगा जहां ट्रायंगल ABC का होगा। और एक रिजल्ट मैंने बताया कि अगर आप सेंट्रॉइड से वर्टिसेस को मिला के 3 ट्रायंगल बना सकते हैं। एक तो ये बना, देखो ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल बना, एक ये बना, और एक तीसरा वाला, ये तीनों के एरिया इक्वल होंगे। या फिर ऐसा बोलिए कि सेंट्रॉइड को अगर वर्टिसेस से मिला के जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका एरिया टोटल एरिया का 1/3 होता है। तो ये तो हुआ सेंट्रॉइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बिल्कुल बहुत धीमे धीमे इसमें मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं बहुत धीमे धीमे आज की क्लास में इनकी डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर मेन क्लास में पढ़ाने लगता तो बहुत, फिर मुझे थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ता। अब मैं स्लो धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आएगा। तो सेंट्रॉइड उम्मीद है कि समझ आया होगा। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा पॉइंट सर्कम सेंटर है। उस तक जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, सर्कम सेंटर क्या होता है। देखो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी, सर्कम सेंटर क्या होता है, देखिए किसी भी ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है जान लेते हैं। ये ट्रायंगल बनाया मैंने सबसे पहले। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप वर्टिसेस से नहीं, सॉरी, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप साइड्स के मिड पॉइंट्स से, साइड के मिड पॉइंट्स लो, पहले ये डी लिया, मतलब BD और DC इक्वल है, तो मिड पॉइंट हो गया D। मिड पॉइंट से आपने बेस के BC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से ये परपेंडिकुलर है किसके, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर है, और कहां से ड्रॉ की है, मिड पॉइंट से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे, सपोज ये मैं इसको बोल रहा हूं DX है ये, तो ये जो DX है, DX को मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो ऐसे आप तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, इसका मिड पॉइंट पकड़ा, ये मिड पॉइंट है, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक ऐसी लाइन है जो मिड पॉइंट से पास हो रही है, ये मिड पॉइंट F है, यहाँ AF और BF इक्वल हैं, यहां से आपने ये ड्रॉ किया, सपोज ये FY है, तो FY भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है, ये इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये DX जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही आपने तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, देखिए
ये तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मिड पॉइंट है, मतलब यहां पर सीई और एई इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। ये तीसरा क्या है, EZ बोल सकते हो इसको, EZ भी क्या है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप साइड के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बेस के, तो उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बोलते हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ये वाला चमकदार पॉइंट जो है, इस चमकदार पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट होगा हमारा सर्कमसेंटर। इसको सर्कमसेंटर क्यों बोलते हैं वो भी बताया जाएगा, पहले आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि सर्कमसेंटर बोलते हैं इसको। आप सर्कमसेंटर क्यों बोलते हैं वो समझ लीजिए, उसका रीजन बड़ा सिंपल है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप क्या कीजिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इनको मिला दीजिए, वर्टिसेस को, इसको मिलाया, इसको मिलाया। आप देखिए ये पॉइंट को अगर मैं P बोल रहा हूं अगर, तो ये पॉइंट जो है P से मैंने B को मिलाया, P से C को मिलाया, तो आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो BP और CP हैं वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो 90-90, ये साइड कॉमन है दोनों में, और ये BD और DC भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, सम कैसे हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम हो गए हर तरीके से। तो ये BP और CP इक्वल हो गया। ऐसे मैंने P को A से मिलाया, तो ये AP और CP भी इक्वल हो गया। तो ये तीनों इक्वल हो गए, AP, BP और CP। तो मैंने क्या किया, P को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, P को सेंटर माना और इसको रेडियस मान लिया, या इसको, तीनों इक्वल है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो वो सर्कल ऐसे ही तो जाएगा बाहर से होता हुआ। तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, ये सबको पता है। और ये सर्कम सर्कल है तो इसका सेंटर क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। तो P जो है वो इसलिए सर्कम सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो P को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। कैसे फाइंड करें, अभी हाल फिलहाल फाइंड करने का फॉर्मूला तो कोई नहीं है। सर्कम सेंटर अगर आपको फाइंड करना है किसी ट्रायंगल का, अगर आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, ये x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 दे रखा है, और ये x3 y3, अगर ये तीनों दे रखे हैं आपको और आपसे पूछे कि सर्कम सेंटर फाइंड कीजिए, हाल फिलहाल के लिए तरीका, वैसे तो बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा आपको अभी, उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रेट लाइन बढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम क्या करें, P एक पॉइंट मान लें xy, और क्या करें, P की A से दूरी निकालें, P की B से दूरी निकालें, P के C से, इन तीनों को इक्वल रख दें। उससे हमें xy में दो इक्वेशंस मिलेंगी। मैं PA को PB के इक्वल रख लो, PB को PC के इक्वल रख लो, xy में दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट B मिल जाएगा। फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखो ना, PA और PB कहाँ कट कर रही है, ये PA है, ये PB है, ये PC है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके xy की वैल्यूज मिल जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, हाल फिलहाल के लिए। वैसे तो निकालने का और भी छोटा तरीका होता है सर्कम सेंटर, वो कैसे निकालते हैं, ये तो एक तरीका हो गया घिसा पिटा। एक तरीका क्या है सर्कम सेंटर फाइंड करने का, वो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, D के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, D मिड पॉइंट है भाई, ये x2 y2, ये x3 y3, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट आ गया। अब आप क्या कीजिए, BC का स्लोप निकाल लीजिए, जिनको आता है, वैसे 11th जिन्होंने कर रखा उनको आता है, स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए दिस माइनस दिस अपॉन, ये स्लोप आ गया। अब ये जो dx है, dx की इक्वेशन लिख सकते हो आप, तो dx का स्लोप क्या हो जाएगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स में ये रिलेशन होता है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। जिनने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो घबराने वाली बात नहीं, मैं कराऊंगा। भाई हमें BC का स्लोप मिल गया तो dx का भी मिल जाएगा, dx का स्लोप आ जाएगा। अब dx का स्लोप भी आ गया, dx पे d दे भी रखा है, तो dx की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन लिखने का तरीका होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, x1 y1 पॉइंट है, m स्लोप है, dx की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आप इसकी निकाल दो fy की, f मिड पॉइंट है,
ए बी के स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, देखो ए बी का निकाल लोगे स्लोप, भाई कैसे निकालोगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उससे इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ गया, पॉइंट ये रहा, इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी इसी फॉर्मूले से। जब दो की इक्वेशन आ गई तो दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व कर लो, बस दो की इक्वेशन निकालो आप और दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। खैर इसकी टेंशन ना लो, अभी इसको हम आपको निकालने का तरीका और भी बताएंगे। तो ये हुआ सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात करते हैं, आज हम यही सीखेंगे, चलिए इधर कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंट्रॉइड, और क्या सीखा, जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या होता है, इन सेंटर। देखिए तीसरा होता है इन सेंटर। देखिए ट्रायंगल का इन सेंटर, भाई इन सेंटर से पहले एक चीज सीख लीजिए, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं ट्रायंगल में, क्योंकि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर बनेगा। जैसे तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना था, सेंट्रॉइड, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, सरकम सेंटर। वैसे ही तीनों साइड्स, तीनों एंगल बाइसेक्टर जो होंगे, भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, चलो देख लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये एंगल्स हैं, ये एंगल का हाफ करने वाली लाइन ये है, मान लिया ये दोनों इक्वल हो गए, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर समझ गए, एंगल को आधा आधा करने वाली लाइन, ये तीनों एक ही जगह मीट करते हैं, इसको इन सेंटर बोलते हैं। तो एंगल इन सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ऑफ ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनका एंगल बाइसेक्टर कर दीजिए, वो कहां मीट करेगा, जहां मीट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इन सेंटर बोलेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर समझ आ गए, इन सेंटर समझ आ गए। अब ये इन सेंटर हम कैसे निकालें, इसमें इन सेंटर निकालने का तरीका बता देता हूं, याद रखना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एंगल बाइसेक्टर्स का। कैसे निकालते हैं देखिए, उसका तरीका बताता हूं। फॉर्मूला होता है, ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया क्या गिवन होंगे आपको, तो मैं तो अभी लेट कर रहा हूं, ये x3 y3। तो जो इन सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ये बी और सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। इस दूरी को हम ए बोलेंगे, भाई ए के सामने वाली साइड ए हो गई, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे ना, ए बी और सी के बीच की दूरी x2 माइनस x3 का स्क्वायर, y2 माइनस y3 का स्क्वायर, ऐसे करके हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी बी और सी के बीच की, इसको ए बोलेंगे। ऐसे बी के सामने वाली साइड को बी बोलेंगे लेंथ में, और सी के अपोजिट वाली को सी बोलेंगे। ये एबीसी निकाल के बस इस फॉर्मूले में डाल देना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूले से आप इन सेंटर निकाल सकते हो। जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। तो ये इन सेंटर का फॉर्मूला है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए होंगे, ए बी सी हम साइड लेंथ निकाल लेंगे, ए के सामने वाली को स्मॉल ए बोलेंगे, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी।
और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, इन सेंटर होता है। ठीक है, चलिए इसमें एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को भी याद रखना है, तो क्लास 10th का ही एक थ्योरम है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका जो डेरिवेशन है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा हूं समय की कमी की वजह से। देखिए एक थ्योरम थी क्लास 10th में कि जो ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होता है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को इन दोनों की लेंथ के रेशो में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो फिर BD और DC, देखो सामने वाली साइड को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर BD DC में का रेशो AB और AC के इक्वल होता है। केवल तभी लगेगा जब एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC होगा। ये 10th की थ्योरम थी एंगल बाइसेक्टर्स की। ठीक है, चलिए ये रिजल्ट भी याद रखना। तो इन सेंटर का भी बच्चों फॉर्मूला आ गया, सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला, इन सेंटर का भी फॉर्मूला। सरकम सेंटर का फॉर्मूला नहीं था, उसकी ट्रिक थी, उस ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या होता है, नेक्स्ट आता है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, फॉर्मूला भी पढ़ लिया इसका, 2 के फॉर्मूले आ गए, 1 की ट्रिक आ गई। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है चौथा आता है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट होता है ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर पढ़ने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे एल्टीट्यूड क्या होते हैं। देखिए एल्टीट्यूड क्या होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, वर्टेक्स से, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सामने वाली साइड पे, ऐसे सी से ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर तीसरी वाली साइड पे, ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही जगह मीट करते हैं, और जहां मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो एल्टीट्यूड का मतलब तो क्या होता है कि ये लाइन सेगमेंट होती है एल्टीट्यूड, जो हम कैसे बनाते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, कहां से ड्रॉ की गई है, वर्टेक्स से, शीर्ष से खींची गई लाइन होती है ये लाइन सेगमेंट, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होती है, इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड तो हमने पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में भी एल्टीट्यूड आया था। तो तीनों एल्टीट्यूड जहां मीट करेंगे उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो ऑर्थो सेंटर हम किसको बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर का मतलब हो गया बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। तीनों एल्टीट्यूड्स जहां कट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं है बच्चों, फॉर्मूला होता है लेकिन फॉर्मूले का यूज नहीं होता है, बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो कैसे निकालें भाई, ए पता होगा, इस बी की वैल्यू भी पता होगी, बी कोऑर्डिनेट्स, सी कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगे, इसका स्लोप भी आ जाएगा बीसी का, बीसी और एडी परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप भी आ जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 से। जब इसका स्लोप आ गया, पॉइंट ए रहा, इस एडी की इक्वेशन भी आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी भाई, ए से पास हो रही है, पॉइंट ये रहा, स्लोप कैसे आएगा, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के एडी का स्लोप भी आ जाएगा। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन लिख लेंगे। ऐसे ही बच्चों हम बीई की इक्वेशन लिख लेंगे, तो बी से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस को, उससे क्या मिल जाएगा हमें, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्लियर, चलिए
अब कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गए सारे चारों सेंटर। एक और है, उस सेंटर की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा अभी नहीं, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसको। पहले इन चारों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड्स बराबर होती हैं। ध्यान से देखना, अभी अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये एंगल का बाइसेक्टर भी है। देखो भाई, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये 90-90, आरएचएस से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए। ये बीडी और डीसी भी इक्वल हो गए, तो ये मीडियन भी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी लाइन सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या मीडियन एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड सब सेम है, सब एक ही लाइन है। ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही है। तो फिर तो ये जहां मीट करेंगे वो पॉइंट सेंट्रॉइड भी होगा, इन सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी। सही बात है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या रिजल्ट बना? फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आर सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट होते हैं, सब एक ही जगह है। तो अगर आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आपने चेक किया, आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है, तो हम क्या, सबसे आसान क्या हमारे लिए? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ही इसका ऑर्थो सेंटर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे सेंटर्स, ये सारे पॉइंट एक ही जगह होते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट देखिए, वो क्या है? दूसरा रिजल्ट देखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। देखिए, ये रिजल्ट क्या है कि जो राइट ट्रायंगल होता है, ये राइट ट्रायंगल बना दिया मैंने बच्चों। राइट ट्रायंगल में भी एक रिजल्ट है, ये राइट ट्रायंगल है बी पर। राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यही होता है, पॉइंट बी। देखो क्यों, बताता हूं। जैसे राइट ट्रायंगल मैंने बनाया, अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? यहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है। यहां से सामने वाली साइड इस पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कहां मीट कर रहे हैं? यहां पर। फिर यहां से परपेंडिकुलर ये, तो तीनों परपेंडिकुलर कहां मीट कर रहे हैं? इससे परपेंडिकुलर ये है, ये एल्टीट्यूड है। सी से सामने वाली साइड पे ये एल्टीट्यूड है, और बी से सामने वाली साइड पे, तो तीनों एल्टीट्यूड कहां मीट कर रहे हैं? एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड, बी पे। तो राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? वहीं पर होता है जहां राइट एंगल बन रहा होता है। तो ये रिजल्ट है, लिख देता हूं मैं इसको। रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है कि फॉर राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? इज पॉइंट ऑफ राइट एंगल, या इज वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। जो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल है वही ऑर्थो सेंटर होता है, इज वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल जहां पर बन रहा है वही वाला वर्टेक्स क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। ये रिजल्ट नंबर 1 है, इसके लिए याद रखना। और दूसरा रिजल्ट क्या है कि दूसरा रिजल्ट है कि इसका जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। ये हाइपोटेन्यूज है एसी, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा। क्यों होगा बता देता हूं। देखिए, जैसे आपने राइट ट्रायंगल बनाया,
भाई आपको बताया था सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल का सेंटर, ये सरकम सर्कल बनाया, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, ये 90 कौन बनाता है, डायमीटर, तो ये डायमीटर हो गई। सर्कल में 90 एंगल सर्कल पे बनाया तो कौन बनाता है, डायमीटर, तो ये डायमीटर हो गई। और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर, तो ये मिड पॉइंट क्या हो गया, सेंटर। तो दूसरा रिजल्ट क्या है कि फॉर राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे क्या होता है, ये हो गया सर्कम सेंटर और ये हो गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। और एक रिजल्ट और है, वो रिजल्ट भी देख लीजिए, वो रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या, देखिए, ये रिजल्ट है कि आप कोई भी ट्रायंगल अगर बनाएंगे, जैसे एनी ट्रायंगल, आपने कोई ट्रायंगल बनाया, ये भी बहुत काम का रिजल्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये रिजल्ट क्या है, देखिए, किसी भी ट्रायंगल में बच्चों ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, किसी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी दुनिया का ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, ये तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होते हैं, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं, बस ध्यान रखना है इस रिजल्ट को। मतलब ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है, ये सर्कम सेंटर, एक ही लाइन पे होते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऑर्थो सेंटर यहां पर है, सेंट्रॉइड यहां पर है, सर्कम सेंटर यहां पर, नहीं, ये एक ही लाइन पे होंगे। और उस लाइन में भी सेंट्रॉइड जो होगा वो और एक एंड पे ऑर्थो सेंटर होगा, एक पे सर्कम सेंटर होगा, और सेंट्रॉइड जो होगा वो इन दोनों की ज्वाइनिंग को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। ये रिजल्ट है, डायरेक्टली यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट तो क्या है कि ऑर्थो सेंटर कोमा सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर, किसी भी ट्रायंगल में, ये मैं जनरल एनी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी दुनिया का ट्रायंगल आप ले लो, उसमें ऐसा होगा ही होगा। और दूसरा क्या है, जी का मतलब सेंट्रॉइड है, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, ये सर्कम सेंटर, एंड ये दूसरा रिजल्ट है, इसमें सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्थो एंड सर्कम सेंटर, इन दोनों की ज्वाइनिंग को 2:1, ऑर्थो की तरफ से 2, इसकी तरफ से 1। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा। एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स ज्वाइनिंग ऑफ, भाई ये लेक्चर जो है आज का, ये थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा आपको, और ये थोड़ा सा समझने का है, इसमें काफी पॉइंट आ गए, आप कंफ्यूज मत होना, आराम से नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर, देखो अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर ना होता तो मैं आज आगे क्वेश्चन करा रहा होता, इनको फटाफट डायरेक्ट बता देता बस आप, लेकिन अब ये रिकॉर्डेड है तो धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कल से हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पे। आज तो मैं कंप्लीट भी कर देता इसको, लेकिन अब ये कल कंप्लीट होगा। सेंट्रॉइड डिवाइड ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। अब ये याद कैसे रहे, याद ऐसे रहेगा, देखो एक कंपनी है इंडिया में, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC याद रख लीजिए, ONGC ऐसे लिख लीजिए, O बराबर बराबर गैप पे N, फिर G, फिर C। O का मतलब ऑर्थो सेंटर, G का मतलब आपको पता है सेंट्रॉइड, C का मतलब सर्कम सेंटर। अब इधर से ये कितना हो गया 2, और इधर से क्या हो गया 1। ONGC याद रख लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा ONGC से कि सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की ज्वाइनिंग पे होता है,
और ऑर्थो सेंटर की तरफ से 2 और सर्कम सेंटर की तरफ से 1 होता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये रिजल्ट्स थे भाई इस पर बेस्ड, और इन्हीं पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे, ठीक है, और अगली क्लास में ही करेंगे बेसिकली। अब देख लीजिए आप, जैसे ये क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि आसान है। अभी एक सेंटर वो बचा है सर्कम सेंटर, उसको वो सॉरी एक्स सेंटर्स, उनको भी पढ़ेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो सेंट्रॉइड जो होगा इस ट्रायंगल का वो कहाँ होगा, कितना होगा, पहले तो ये निकाल लें। फिर ये देखना है कि क्या वो वाई एक्सिस पर है। अब वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पर है क्या, एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई 0 होगा, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। तो देख लेते हैं कि इसका सेंट्रॉइड आता कितना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, तीनों को ऐड कीजिए। x1 कितना है a, x2 कितना है b, x3 कितना है c अपॉन 3, y1 कितना है b माइनस सी, y2 कितना है c माइनस a, और y3 कितना है a माइनस b, और डिवाइडेड बाय 3। b से b गया, a से a गया, c से c गया, तो ये कितना हो गया 0। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कोमा 0। तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट किस पे 0 होता है, x एक्सिस पे। तो हम क्या बोलेंगे, इसका सेंट्रॉइड जो है इस ट्रायंगल का वो किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी सवाल है आज का। बोले कि ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में कि अगर कोई पॉइंट है 2,3 तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है 2। एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे बस, भाई वाई एक्सिस से दूरी का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड नहीं पूछ रहा आपसे। अगर ये पूछ रहा है तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, बस केवल एक्स कोऑर्डिनेट बताओ किसका, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, बस इतना आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए सेंट्रॉइड का, वो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। इतना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन भी एनडीए में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं अभी लेक्चर को, और फिर अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो तैयार है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये सब क्वेश्चन इसी पर तैयार हैं सब। देखो इसमें क्या पूछा है, ऑर्थो सेंटर निकालना बताऊंगा आपको। इसमें क्या पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, सर्कम सेंटर दे रखा है। बहुत मजा आएगा आपको। इन सेंटर पूछ रहा है ट्रायंगल का, फॉर्मूला था। ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है ट्रायंगल का, फिर ऑर्थो सेंटर दे रखा है ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, सी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इन सेंटर का, ट्रायंगल दे रखा है, और जी सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल एरिया से रिलेटेड सवाल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकस एंड इट्स इक्वेशन। अगला टॉपिक कल ही खत्म हो जाएगा ये, अगले लेक्चर में। कल मतलब अब हमारा लेक्चर मंडे होगा, तो मंडे तक आप ये सारी थ्योरी और ये चीज कलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चंस के डाउट्स लेने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। अपने डाउट्स फोटो खींचिए आराम से, फोटो खींचकर सारे डाउट्स जो है उनकी पीडीएफ बना लीजिए। जैसे सपोज उज्ज्वल के डाउट्स है तो ऊपर पीडीएफ का नाम रख दीजिए उसका, फाइल का, उज्ज्वल्स डाउट्स, और उनको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भेज दीजिए। उन क्वेश्चंस को मैं एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पर ले आऊंगा। ठीक है, और डाउट्स भी ले लूंगा आपके। ठीक है, तो आप मंडे में हम ये पढ़ेंगे, लेकिन डाउट्स भी आप भेज देना, हो सकते हैं डाउट्स ले ले हम, डाउट अगर आपके ज्यादा है। और कोई इक्का दुक्का डाउट है, वैसा ही डाउट है कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस फॉर्मूले में ये दिक्कत आ रही है, तो इक्का दुक्का डाउट तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और उसके लिए बेस्ट टाइम है संडे।
संडे पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में, लेकिन ये थ्योरी इतनी सारी आज रही है, इसको बच्चों प्लीज 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 पढ़ लेना, तभी आपको आगे मजा आएगा, समझ आएगा। ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद अगले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा, एक लेक्चर का और बेसिक बचा है। ये बेसिक लोकस, जैसे ये लिखा है ना लोकस, ये लगभग सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, सब जगह लोकस का यूज होगा, ठीक है। आपको ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो लोकस अच्छे से आना चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स भी बार बार यूज होंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको पढ़ के आए, अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।